हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज है 13 अगस्त 2024। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो पिछले सेशन में मैंने आपको एंड में होमवर्क के लिए दिया था। सो द क्वेश्चन वाज विच ऑनर वाज कन्फर्ड अपॉन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बाई तिमोर लेस्टे। तो कौन सा अवार्ड दिया था? करेक्ट आंसर इज बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, चलिए। आज के डे का सिग्निफिकेंस सबसे पहले देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 13 अगस्त को आपको दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। पहला है आपका इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे और दूसरा है आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, तो वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय बीइंग लेफ्ट हैंडेड। जो भी लोग बाएं हाथ के हैं, चाहे वो बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से खाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी वो चैलेंजेस फेस करते हैं। आप सबने भी अपने घरों में देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं कि बेटा दाहिने हाथ से लिखो, राइट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से मत लिखो, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ सुपरस्टिशन भी जुड़े हुए हैं। अब जो उसका नेचुरल फ्लो है, भाई लेफ्ट से मैं लिखता हूँ, आप मुझे फोर्सफुली राइट में करवाओगे तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर और एक चैलेंज आएगा। तो ऐसे हर फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो इनको जो लेफ्ट हैंडर्स को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस जगाने के लिए वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। और देखो, बाएं हाथ से लिखो, दाहिने हाथ से लिखो, बाएं हाथ से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका जो मोटिव होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। और इन छोटी मोटी सुपरस्टिशियस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा है आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई हेल्दी पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ऑर्गन्स हम किसी और पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे उसकी जान बच सकती है। ठीक है, बट हमारे देश में अभी ये जो ऑर्गन डोनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा नया है और लोगों में उतना ज़्यादा अंदर घुसा नहीं है ये, है ना। लोग इतनी जल्दी इसको आसानी से आजमाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े रिलेक्टेंट फील करते हैं कि कौन ऑर्गन डोनेट करे। भाई डेथ होगी तो इनका या तो अंतिम संस्कार करो या जो भी प्रोस रिचुअल्स है वो करके ख़त्म करो, हम डोनेट नहीं करने वाले। अगेन इसमें भी कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन भी शामिल है। देन थोड़ा सा ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको आप यूज़ करने में या उसको नॉर्मलाइज करने में भी वक्त लगेगा। तो अगेन इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो थीम है या जो स्लोगन है बोल रहे हैं आप, उसका है बी द रीजन फॉर समवन स्माइल्स टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, लास्ट परदेसी जूइश वुमेन इन कोची, क्वीनी हेलिगुआ डाइज एट 89। तो शी वॉज द लास्ट जूइश वुमेन जो कि कोची, जो कि केरला में एक जगह है, वहां पे थी। अब केवल उनके एक रिलेटिव रह गए हैं, उनके निफ्यू, जिनका नाम है कीथ वन हेलेगुआ। ठीक है, ही इज़ अ मेल पर्सन, है ना। तो शी वॉज द लास्ट फीमेल और इनकी 89 ईयर्स में डेथ हो गई है। तो ओबिचुअरीज में ये पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं हम ना, जूइश जो होते हैं, जूइश कम्युनिटी जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ मेजरली बसी हुई है। तो अगर आप मैप देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मोस्टली ये बसे हुए हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इनके 4 सेक्ट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इमेज में, तो एक पहला सेक्ट होता है जो जूइश का, वो होता है बेनी इजराइली। दूसरा होता है बगदादी ज्यूस। तीसरा होता है कोचिन ज्यूस। कोचिन जो केरला में जगह थी, अब वहां पे केवल एक ही रह गए हैं। लास्ट जो वुमेन थी उनकी डेथ हो गई है। एंड द फोर्थ वन इज मिनाशे, बिने मिनाशे। ये 4 सेक्ट्स होते हैं। और देखिए जूइश पीपल, देखिए नो डाउट इनकी जो पॉपुलेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज जस्ट 0.004% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, और अगर नंबर वाइज देखें तो केवल एक जीव पर्सन है 2.5 लाख इंडियन में से। तो ये रेशियो है 1 जीव पर 2.5 लाख पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो बहुत कम है इसकी पॉपुलेशन। देन कुछ नोटेबल जो इंडियन जीव्स हैं, पहले एक आपकी एक्ट्रेस थी नादिरा, ये हैं। ठीक है, एक राइटर है निसिम एजिकील, ये थे। एंड देन डेविड सैसून, ये बिजनेसमैन थे, राइट। तो ये कुछ प्रोमिनेंट फैक्ट्स हैं आपका जूइश कम्युनिटी के रिगार्डिंग। क्लियर, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कीथ वन हेलिगुआ एंड क्वीनी हेलिगुआ, ये है ना, ये इनके नेफ्यू थे जो भी बचे हुए। ही इज अलाइव, राइट। सो इज द लास्ट जूइश ऑफ द एंटायर कोची। चलिए
नेक्स्ट इन न्यूज अगेन कुछ ओबिचुरीज थी। सो जो पहले हैं पर्सन, नवभारत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन विनोद महेश्वरी जी, ठीक है, ये इनकी 81 की उम्र में ही पास्ड अवे। तो दिस पर्सन, ये नवभारत ग्रुप के चेयरमैन है ना। सेकंड है आपके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर एंड फॉर्मर मिनिस्टर फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कुटी अहमद कुटी, ठीक है, ये 71 की उम्र में ही पास्ड अवे। ही वॉज द मेंबर ऑफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ठीक है, और ये केरला की स्टेट असेंबली में भी 3 बार इलेक्ट हुए थे। क्लियर? तो ही वॉज फ्रॉम केरला। ओके, तो ये 2 नाम याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पॉल कगामे बिकेम रवांडास प्रेसिडेंट कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द 4th टर्म। तो अगर आप लोगों ने हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेशन देखा होगा तो वहां भी ये सेम चीज़ें मैंने कराई थी और हमने फिर देखा था रवांडा के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यही था, ठीक है। तो इनको 4th टाइम अगेन ये स्वेरिन करेंगे, ऑल राइट, एंड 99% इलेक्शन विन था इनका, ठीक है। देन रवांडा से जुड़ी 2-3 फैक्ट्स हम समझ लेते, फिर उसको मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। रवांडा की जो कैपिटल इट इज किगाली और रवांडा की जो करेंसी इट इज रवांडन फ्रैंक। क्लियर? थोड़ा भाई मैप देखिए, मैप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो ये जो रवांडा है इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है थोड़ा यहाँ पे हमें देखना चाहिए। तो जैसे ये देखिए, दिस ग्रीन वन इज रवांडा, इसकी कैपिटल है किगाली। ओके, कैपिटल याद रखिएगा। देन नॉर्थ में ये युगांडा से बॉर्डर करता है। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। देन इन साउथ इट इज बॉर्डर्ड बाय बुरुंडी एंड देन इन द साउथ ईस्ट इट इज बॉर्डर्ड बाय तंजानिया। क्लियर? तो ये 3-4 चीजें याद रखिएगा, बॉर्डरिंग कंट्रीज। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक आती है, जो बड़ी सी लेक है, इट इज लेक कीवू, लेक कीवू। तो ये याद रखिएगा, ये रवांडा में। ऑलराइट, तो ये फैक्ट्स कुछ याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट इन न्यूज वॉज आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर जॉइन हैंड्स टू सेटअप सी नर्मदा टू असेस रिवर इकोसिस्टम। सो आईआईटी गांधीनगर ने एक सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट जिसे सी नर्मदा बोला जाता है, अपने कैंपस में ये सेंटर सेटअप किया है, ठीक है। और साथ में इनकी आईआईटी इंदौर भी है जो इस काम में इनकी हेल्प करेगी असेसमेंट के लिए। और असेसमेंट क्या किया जा रहा है, नर्मदा रिवर का जो भी पूरा एंटायर इकोसिस्टम है उसमें कैसा बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फाउना का लेवल क्या है ना, इसको वो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। उसके बेसिस पे जो भी एक्शंस लिए जाएंगे इट विल बी बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो ये बेसिकली एक रोड मैप बनाने का है, कॉम्प्रिहेंसिव रिजुविनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिवराइन इकोसिस्टम। तो नर्मदा रिवर का जो एंटायर इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना है हमें। यहाँ फैक्ट्स क्या ध्यान रखने हैं, किस आईआईटी ने बनाया है, तो आईआईटी गांधीनगर ने अलॉन्ग विथ आईआईटी इंदौर। क्लियर? चलिए आप लोग मुझे बताएं नर्मदा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नर्मदा की कौन सी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। हमने नर्मदा कई बार पिछले सेशंस पे भी कवर किए हैं। देन देयर वाज अ न्यूज दैट एंशिएंट महाराष्ट्र रॉक आर्ट डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स इन रत्नागिरी, कहां पे है ये, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो लोकेशन हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ये चीज कहां पाई गई है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर द महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट, इस एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। क्लियर? तो ये ड्यूट करके जगह है रत्नागिरी में, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं लोकल टर्म आई डोंट नो, बट ये मेजोलिथिक एरा का है, ठीक है। मेजोलिथिक एरा आप समझ रहे हैं, आज से 10 से 20,000 पहले की बात है। क्लियर? और अगर आप ये इमेज देखें तो इस टाइप का ये रॉक के ऊपर ये पूरा स्क्रिप्चर बनाया गया है ना। इसे जियोग्लिफ्स या आप पेट्रोग्लिफ्स भी बोलते हैं, जो रॉक के ऊपर बनाया गया आकृति होती है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ इमेजेस और डिजाइन ऑन द अर्थ सरफेस या रॉक सरफेस, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर या रॉक के ऊपर बनाते तो इसे जियोग्लिफ्स या
पेट्रोग्लिफ्स बोला जाता है। कहाँ पे है, इसको मिला गया है रत्नागिरी में और इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन न्यूज वॉज बी जया मोहन अवॉर्डेड फर्स्ट बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, बी जया मोहन। ठीक है, तो ये तमिल एंड मलयालम राइटर हैं और इनको अपनी इनॉग्रल बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार अवार्ड मिला है 2024 के लिए। और इस जो अवार्ड में है इसमें 2 लाख रुपए की प्राइज मनी है। क्लियर। और इनकी जो अदर बुक्स हैं, जैसे एक है आपकी वेन्यू मुरासु द वाइट ड्रम, इसको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नॉवेल भी बोला जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा, वेन मुरासु। ठीक है, और राइटर का नाम। क्लियर। चलिए, तो हिज द, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिज द पर्सन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। हरियाणा टू कमेंस फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग इन सितंबर। सो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भी कौन ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने वुमेन कबड्डी लीग को स्टार्ट किया है, तो आंसर इज हरियाणा। ओके, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिसे हिप्सा बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, तो ये ऑर्गेनाइज करा रही है और इसमें बहुत सारे अदर देशों के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको याद रखना है वुमेन्स कबड्डी लीग हरियाणा। ओके, ऐसे आप याद है कि कबड्डी मोस्टली आप थोड़ा ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि हरियाणा और इस एरिया में ही ज़्यादा खेला जाता है। रेसलिंग, बॉक्सिंग, हमारे हरियाणा से बहुत सारे प्लेयर्स निकल के भी आते हैं, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चाहे नीरज चोपड़ा हो गया, चाहे मनु भाकर होगी, दे आर ऑल जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पदक जीत रहे हैं या आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, ऐसे ही हमें मोटिवेट करना है कि अदर स्टेट से भी हमारे नए नए सितारे निकल के आए। क्लियर, बट राइट नाउ इट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाई हरियाणा। ओके, चलिए नेक्स्ट इन न्यूज इज पेरिस ओलंपिक 2024 कंक्लूडेड। पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया है, जैसे हमने कल की न्यूज में भी देखा था। ठीक है, इंडिया फिनिश्ड एट 71st स्पॉट, तो बहुत अच्छी रैंकिंग तो नहीं है, बट चलिए कोई नहीं, अगली बार फिर मौका आएगा, है ना। तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें आपको दिख जाएगा नीरज चोपड़ा सिल्वर, है ना। इंडियन हॉकी टीम आपकी ब्रॉन्ज जीती थी। ठीक है, मनु भाकर एक इन्होंने सिंगल में ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। देन इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें अगेन सरबजोत के साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, स्वप्निल ने 60 मीटर 3 पोजीशन पिस्टल राउंड में ब्रॉन्ज जीता है एंड अमन सहरावत ने रेसलिंग में 57 kg में ब्रॉन्ज जीता। तो 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर एंड 1 सिल्वर। ठीक है, अब देखिए जो अगला समर ओलंपिक्स है जो अगेन हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है, और ये तीसरी बार होगा जब लॉस एंजलिस इसको होस्ट करेगा। पहले 1932 और 84 में इसने ऑलरेडी होस्ट कर चुका है। और देखिए इस बार ओलंपिक्स के जो होने वाले हैं उसमें 2 नई चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल वापस रिटर्न करेंगे एज अ गेमिंग इवेंट इन ओलंपिक्स। और दूसरी चीज, हमारे 3 बल्कि 4 नए स्पोर्ट्स एड ऑन हो रहे हैं ओलंपिक्स में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिकेट। तो अगेन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत जाए। ठीक है, वर्ल्ड कप हमसे मिस हो गया था, बट चलिए हमने T20 जीता, बट अगेन क्रिकेट में ओलंपिक पहला बार हो रहा है, पहली बार गोल्ड का एक बहुत अनोखा मौका है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे पूरी मेडल की लिस्ट दी गई है, मनु भाकर ने कहाँ कहाँ जीता है, स्वप्निल कुसाले ने क्या जीता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए ओवरऑल देख लेते हैं कि ओवरऑल विनर कौन था। सो यूएसए वॉटेड नंबर 1 पे था, इसने 126 टोटल मेडल जीते जिसमें से 40 गोल्ड है, इतना याद कर सकते हैं आप, है ना। देन चाइना वॉज एट नंबर 2, अगेन 40 गोल्ड है दोनों के, रिमेंबर दिस थिंग, बट टोटल गोल्ड चाइना के पास 91 है। क्लियर। थर्ड वॉज जापान, 4th ऑस्ट्रेलिया एंड 5th वॉज फ्रांस। इंडिया वॉज 71st। तो ऊपर के 3 याद रख लीजिएगा, UCJ। ओके, तो ये आपका टोटल है, और गोल्ड भी देख सकते हैं, गोल्ड, और हमेशा टोटल मेडल पे ज्यादा फोकस है ना। चलिए नेक्स्ट इन न्यूज वॉज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन ग्रेटर नोएडा।
थोड़ा फैक्चुअल न्यूज़ है ना। ये आपको लोकेशन बस याद रखनी है और इसका थीम याद कर लीजिए। तो 25 से 29 सितंबर को ये आपका इंडियन एग्जीबिशन मार्ट इन ग्रेटर नोएडा में होगा, उत्तर प्रदेश में। लोकेशन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इस बार की थीम है यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग, राइट। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं, कुजीन है, कल्चर है, इसको शोकेस करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, वियतनाम इसमें इज द पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर कंट्री। वियतनाम वुड बी द पार्टनर कंट्री फॉर दिस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं आपको बहुत ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा एक थोड़ा टाइम लाइन के हिसाब से, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, है ना। तो न्यूज़ थी, न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका पूरा शेयर मार्केट और जो स्टॉक मार्केट है इस पे चलता है। ऐसी अफवाहों से शेयर मार्केट गिरता है और जब गिरता है तो लोगों के पैसे बहुत नुकसान होता है, लॉस होता है ना। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने एलेज किया है सेबी चीफ के बारे में। सेबी के बारे में कल आपको मैंने करंट अफेयर से बताया था, ठीक है। ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने कल ही बताया है आपको। एंड सेबी की जो चेयरपर्सन है इनका नाम है माधवी बुच, माधवी बुच। इनके ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ये बेसिकली अडानी ग्रुप से का जो पैसा है दूसरे ऑफशोर नेशंस में ये इन्वेस्ट करती है और इनका इसमें कुछ हिस्सा है। ऐसी एलिगेशंस हैं जिनको इन्होंने साफ साफ मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, एंड दिस इज जस्ट अ टैक्टिक की कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, ठीक है। तो ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप है ये एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर क्या होता है, बेसिकली किसी स्टॉक या किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ा दो कि भाई ये तो गिरने वाला है, ताकि लोग इसको फटाफट बेचें और इस अफवाह का ये फायदा उठा के अपने पैसे बना लें, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग इसे इसे बोलते हैं, ठीक है। कि किसी कंपनी के बारे में बोलो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, शेयर तो पिट जाएगा, शेयर तो गिर जाएगा, आप फटाफट अपना बेचो, और इसके माध्यम से ये लोग पैसा कमा लेते हैं। तो ये वहाँ की ग्रुप है और ये अलग अलग रिसर्च भी करती है, ओके। कुछ फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल इवेंट्स, है ना। और देखिए इसकी ये जो न्यूज़ है कितनी सही है गलत है इसका कोई बेस नहीं है। मैं अभी आपको जो टाइमलाइन दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो थोड़ा समझते हैं इस केस को, ब्रीफली समझते हैं। तो हुआ क्या था, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने एक्यूज किया गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो अडानी ग्रुप है इसमें बहुत घपले चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत लोन है। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो अडानी के जो शेयर्स है वो लगभग 10% से ड्रॉप कर गए। देखो ये होती है शॉर्ट सेलिंग, अफवाहें उड़ा दी, शेयर प्राइस गिर गया, लोगों ने बेचा, बोला कि लॉस होगा और गिरेगा, सिर्फ बेच के निकलो, और उसका फायदा वो लोग उठाए, ठीक। अब क्या हुआ 2 मार्च, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च 2023 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस वेस आया, लोगों ने फाइल किया कि भाई जांच की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया ऑर्डर कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए और एक एक्सपर्ट पैनल बना के पूरी चीज को अच्छे से आप जांच करके बताइए, ठीक है। और फिर 8 मार्च को एक्सपर्ट पैनल ने रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई भी रेगुलरिटी फेलियर नहीं है अडानी ग्रुप में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इनके शेयर प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट किए और ठीक ठाक रिकवर भी कर लिए थे। देन जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने, कई लोगों ने बोला कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया वो पूरा पिटीशन। अब देखिए गेम वापस बढ़ता है। 10 अगस्त 2024 को न्यूज आती है हिंडनबर्ग की, वो बोलते हैं कि सेबी के जो चीफ है ये भी इनके साथ मिला हुआ है, ठीक है। और उनके हस्बैंड पे भी उन्होंने हिंडनबर्ग ने एक्यूजेशन डाली कि इनके हस्बैंड भी इसमें मिले हुए हैं और अडानी का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसमें इनका भी हिस्सा है, ठीक है। और 11 अगस्त को इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया सेबी चीफ ने कि ये सारी जो एक्यूजेशन है उन्होंने साफ साफ डिनाई की। तो ये थोड़ा ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा स्टोरी का बैकग्राउंड आपको पता रहे, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ लेना। चलिए यहाँ पे मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो सेबी चीफ कौन है ना, नाम देख लीजिए, कब बना है और पर्पस क्या है, मैंने पिछले सेशन में ही बताया था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा ना हमेशा बैकग्राउंड इसलिए समझाना चाहता हूँ कि केवल फैक्ट्स याद रखने से ना
मैं नहीं चाहता आप लोग रट्टू बने और बस सोचे कि बस एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें ना आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती है, तो एक ओपिनियन होना चाहिए किसी चीज़ का, थोड़ा सा बैकग्राउंड आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड मालदीव्स रिन्यू MOU फॉर, MOU इज व्हाट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग 1000 सिविल सर्विसेज ऑफिसर। तो देखिए इंडिया का जो सिविल सर्विसेज होता है उसको हम स्टील फ्रेमवर्क बोलते हैं, है ना, और वो ग्लोबल लेवल पे इतना पॉपुलर है कि मालदीव्स भी चाहता है कि उनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो आके इंडिया में ट्रेन करें। ठीक है, तो ये एक MOU साइन हुआ है और ये 2024 से लेके 2029 तक रहेगा। इससे क्या होगा, जो मालदीव्स के 1000 सिविल सर्विस है इंडिया में आके ये ट्रेनिंग वगैरह लेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताएं सिविल सर्वेंट्स की, स्पेशली IAS ऑफिसर्स और या जो UPSC क्लियर करते हैं उन बच्चों की ट्रेनिंग किस एकेडमी में होती है। बहुत फेमस एकेडमी है, ठीक है, आप लोग नाम बताइएगा क्या नाम है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं मैप को, मालदीव्स कहाँ है। कल भी एक मैंने न्यूज़ कराई थी अड्डू अटॉल के बारे में। सो देखिए दिस इज इंडिया और अगर देखा जाए तो साउथ वेस्ट में ये पूरा मालदीव्स आइलैंड है। ओके, और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मालदीव से इक्वेटर पास करता है। तो अगर आप देख रहे हैं इक्वेटर पासेस थ्रू ये मालदीव्स, है ना, ये अलग अलग बाइफरकेटेड आइलैंड्स हैं बहुत सारे, तो एक आइलैंड से आपका इक्वेटर भी पास करता है। क्लियर, तो कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। मालदीव्स की कैपिटल, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखी भी हुई है माहे। ओके, MAHE। चलिए नेक्स्ट देखते हैं US FDA अप्रूव्स फर्स्ट नेजल स्प्रे टू ट्रीट डेंजरस एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा, एपीपेन, एपीपेन। तो अब ये आपका स्प्रे फॉर्म में भी आ गई है, पहले ये इंजेक्टेबल्स में रहती थी, अब ये स्प्रे फॉर्म में भी आ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो इंजेक्टर्स। ओके, अब देखिए किस लिए यूज होती है, एनाफिलैक्सिस। ठीक है, ये कब होता है, सीवियर एलर्जी होती है जिसमें आपका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है सडनली ये कोई फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते ही ये मतलब अपनी पूरी इम्यूनिटी खोने लगता है और छींके, इचिंग, ये सारे आपके कॉमन सिम्टम्स आने लगते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वॉमिटिंग आने लगती है, अलग अलग टाइप की एलर्जीज होती हैं। तो उससे बचाने के लिए आपका ये एपीपेन अब स्प्रे फॉर्म में भी, नेजल स्प्रे फॉर्म में भी आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF 2024 ने अपनी रैंकिंग निकाली है जिसमें IIT मद्रास टॉप किया है इन ओवरऑल कैटेगरी, IISc बैंगलोर टॉप किया है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। ठीक है, ये हर साल रैंकिंग निकलती है कि इंडिया के कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनकी रैंकिंग आती है। यहाँ मैंने टेबल एक बना दी है, आप यहाँ तक देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में फर्स्ट रैंक है, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, अक्सर यही रहता है ना, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, ये फ्लक्चुएट होता है, कभी IIT बॉम्बे आया था है, कभी IIT दिल्ली आया था है, दिस टाइम IIT मद्रास। लॉ में आपका नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, देन मेडिकल में एम्स दिल्ली। तो ये 5 एटलीस्ट याद रखिएगा, बाकी भी हैं। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, ओपन में आपका इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। एटलीस्ट ये 5 आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जूस मिशन। जूस, ये वो फल वाला जूस नहीं है, अभी मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा। सेट टू ब्रेक रिकॉर्ड विथ लूनर अर्थ फ्लाई बाय। ठीक है, तो ये जूस मिशन बेसिकली आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, यूरोप की आपकी ESA बोलते हैं, शॉर्ट में से ESA बोलते हैं। और इनका जो जूस मिशन है, इट विल कंप्लीट अ न्यू मैनूवर एंड ब्रेक 2 रिकॉर्ड्स। तो ये हो क्या रहा है, इवेंट क्या है, बेसिकली ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है, इट विल यूज 2 ऑब्जेक्ट्स टू कैरी आउट अ ग्रेविटी असिस्ट मैनूवर। ठीक है, अभी इसकी डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि ग्रेविटी असिस्ट कैसे हो रहा है। बेसिकली ये आपका पहली बार अटेम्प्ट करेगा लूनर अर्थ फ्लाई बाय। और इस मूव में क्या होगा, बेसिकली ये जो मिशन है ये लूनर अर्थ ग्रेविटी, मतलब अर्थ और मून की ग्रेविटी से ये मनूवर करने वाला है। ठीक है, और ये अपना डायरेक्शन और स्पीड ग्रेविटी का यूज करके चेंज करेगा। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है
वो है जूस मिशन। ये आपका किस एजेंसी का है और इसका पर्पस क्या है, तो आइए पर्पस देखते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिकली अर्थ और मून की ग्रेविटी यूज़ करके अपनी स्पीड और डायरेक्शन को बदलेगा। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए एक रिकॉर्ड बन रहा है। बस आपके लिए जानना है जूस मिशन कहाँ का है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ध्यान रखिए, जो जूस मिशन है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, इसे शॉर्ट में जूस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली जुपिटर के जो 3 मून्स हैं, जुपिटर के 3 मून्स कौन से हैं, आयो, यूरोपा एंड गैनीमीड, इसकी स्टडी के लिए है। और स्पेशल फोकस, प्राइमरी फोकस का रहेगा गैनीमीड पे, जो कि लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक, और ये इतना बड़ा है कि प्लूटो से भी और मरकरी से भी बड़ा है इसका साइज। क्लियर, तो आप 3 नाम याद रखिएगा कि ये जुपिटर के कौन से 3 मून है। इसका फोकस जो है जूस मिशन का तीनों मून पे, और प्राइमरी फोकस गैनीमीड के ऊपर है। ऑलराइट, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ जुपिटर एंड इट्स आईसी मून्स फॉर, किस लिए एक्सप्लोर करना है, फॉर पोटेंशियल हैबिटेबल एनवायरनमेंट, कि क्या यहाँ पे ऐसी जगह है जहां पे इंसान आके बस सकता है। ठीक है, और ये वहां पे पहुंचेगा लगभग 2031 में। ठीक, तो ये कुछ चीज आप याद रख लीजिएगा। शॉर्ट नोटिस में आप कैसे बनाएंगे, जैसे आप लिख सकते हैं जूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जुपिटर्स मून, और मून से आप 3 1 2 3 निकाल सकते हैं, आइयो, यूरोपा एंड गैनीमीड। एक्सपेक्टेड अराइवल 2031, हैबिटेबल एरिया। ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना तो थोड़ा लंबा होता है, तो आप ये सर्कल और एरो निकाल के करो तो इजी भी रहता है याद करने के लिए, और सारी चीज़ें एक साथ दिख भी जाती हैं। मैं तो ऐसे ही बनाता था, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो। देखिए, अब इसके साथ थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो हमने न्यूज़ कवर की कि जूस मिशन भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ऐसे ही कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट आपके मिशन है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी है। तो मेजर जैसे चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है, मून पे साउथ पोल पे लैंड करने के लिए, राइट। मार्स 2020 जो परसिवरेंस रोवर था 2020 में लॉन्च हुआ था, ये मार्स के लिए था, वहां से सैंपल कलेक्ट करना था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस यूएसए, ये 2022 में हुआ था। बेसिकली अगेन ये मून मिशन था आपका। ठीक है, गगनयान इंडिया का अब ये नेक्स्ट ईयर या इसी साल, प्लान तो 2024 में है। तो ये पहला आपका इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन होगा और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। देन यूएई का होप मार्स मिशन है, अगेन मार्स पे सब लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, देन आपका Tianwen-1 चाइना का है, क्लियर, ये भी मार्स के लिए है। और डार्ट यूएसए, राइट, ये एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के रिगार्डिंग है। तो ये कुछ है, आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। क्लियर, जो मैंने मार्क किया एटलीस्ट वो जरूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज वॉज राज्यसभा एमपी भीम सिंह, इन्होंने लेटेस्ट अपनी एक बुक निकाली जिसका टाइटल है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, राइट। और राज्यसभा के इसमें मेंशन है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने भी अटेंड किया था ये बुक लॉन्च। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक, और ये बुक किसने लिखी है, एमपी की सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भीम सिंह। बुक का नाम क्या है, 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। बुक का पर्पस क्या है, बुक का एम है टू इंस्पायर अ डेवलप्ड इंडिया बाय रिकग्नाइजिंग हिस्टोरिकल सेक्रीफाइसेस। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने देश के इंडिपेंडेंस के लिए सेक्रीफाइस किया, उससे मोटिवेट होके भारत को डेवलप करने के लिए लोग मेहनत करें, ये इस बुक का पर्पस है। तो यहाँ पे इवेंट था, राइट, ये आप नाम याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द थीम फॉर उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन फॉर 2024। बताइए, गेटवे टू इंडिया, इनोवेशन इन ट्रेड, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। तो करेक्ट आंसर इज सी, यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोर्सिंग। ये हमने देखा, और ये कहाँ हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NIRF रैंकिंग। पहला स्टेटमेंट है IIT मद्रास वाज रैंक थर्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी। स्टेटमेंट 2 इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इज और आर ट्रू हैं। ए बोथ आर करेक्ट, बी ओनली वन इज करेक्ट, सी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और डी नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेरिस 2024 ओलंपिक इज करेक्ट, इज एक्यूरेट। तो क्वेश्चन 1 वाज पेरिस होस्टेड द ओलंपिक्स इन 2024 फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड है इंडिया फिनिश 48th इन द ओवरऑल मेडल टैली, जैसे हमने देखा दिस इज रॉन्ग बिकॉज इंडिया किस पे था? 71st पे। तो फ्लैग, फुटबॉल एंड लैक्रोस वर इंट्रोड्यूस एट द पेरिस 2024 ओलंपिक, दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये होगा। ऑलराइट, इंडिया वन अ टोटल ऑफ 6 मेडल एट द पेरिस ओलंपिक। सो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है आपका डी। जैसे मैंने आपको बताया 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग GPKL? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, वर्ल्ड कबड्डी, होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट एसोसिएशन, और डी ग्लोबल कबड्डी एसोसिएशन। वहां मैंने मेंशन भी किया हुआ था, उसको मैंने रीड नहीं किया था, बट दिस वाज दिस करेक्ट आंसर, वर्ल्ड कबड्डी, सॉरी माय बैड, सी होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हिप्सा। ओके, हिप्सा वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज एस्टैब्लिश सेंटर फॉर नर्मदा रिवर्स इन मैनेजमेंट? ठीक है, सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, सी नर्मदा, किस इंस्टीट्यूट ने स्टैब्लिश किया है? IIT गांधीनगर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर। सो करेक्ट आंसर इज IIT गांधीनगर। किसके साथ मिलके किया है? IIT इंदौर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे हमने देखा जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बी इज द करेक्ट आंसर, भीम सिंह। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। अगले सेशन में इसको मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। अभी आप प्रैक्टिस करें। हु इज ऑनर्ड विद द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इन 2024? बी जयमोहन, MT वसुदेवन नायर, CN अन्नादुराई और डी कमल दास। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, अगले सेशन में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आप एक और चीज़ करेंगे, जब ये चारों नाम देखें गूगल पे एक सर्च जरूर करिएगा कि बाकी जो 3 लोग हैं ये कौन है और ये किस लिए फेमस है। ठीक है, एक ये एक्स्ट्रा वर्क आपको मैंने दिया, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। शॉर्ट नोट्स बना के मैंने कुछ आपको टेक्निक्स बनाए, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए, ये जो भी हम डेली न्यूज़ करते हैं, अगर आप इनको शॉर्ट या क्विक नोट्स बनाए तो 2 पन्ने का नोट सही है। ठीक है, और महीने के देखिए मुश्किल से 30-40 पन्ने में आप बहुत ईजिली पूरे एक महीने को कवर कर सकते हैं। फिर आता है उसकी रिफाइनमेंट, जब उसको आप रिवाइज करेंगे तो उसको आप रिफाइन करेंगे, है ना। फिर उसमें कुछ और जो थोड़े इरेलीवेंट से आपको लग रहे हैं तो उसको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं 100-150 पन्ने में साल भर का बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको आगे भी सेशन में बताऊंगा। आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।